हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज करने वाले हैं चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5, 19th सेंचुरी एंड आफ्टर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टुडे। देखिए कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स। तो शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। अगर अभी तक भी नहीं की है, एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। उसके बाद सबसे लास्ट में एमसीक्यू वीडियोस को कवर करिए, तभी आपकी प्रिपरेशन इंटैक्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप हार्डवर्क करें। एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो। 9 चैप्टर्स हम लोग हिस्ट्री के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यू नो दैट। और अब हम 10th चैप्टर करें। 10th चैप्टर का भी आज लास्ट पार्ट होगा। प्रीवियस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने इस किताब की बात की थी, हेनरी ब्रेडली की लिखी ऑन द रिलेशंस ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज 1919, जिसमें की स्पेलिंग के रिफॉर्म्स की बात की गई है। टॉपिक नंबर 232 से आज शुरुआत करते हैं। 232 में हम लोग बात करेंगे प्योरेस्ट एफर्ट्स की। अब बात करेंगे प्योरेस्ट एफर्ट्स की। हर तरीके के लोग थे उस टाइम पर जो कि चाहते थे, कुछ चाहते थे रिफॉर्म्स हो, कुछ चाहते थे रिफॉर्म्स ना हो। जो चाहते थे कि रिफॉर्म्स ना हो, they generally look upon change with suspicion and are inclined to view all changes language as corruption। तो कुछ लोग मानते थे कि लैंग्वेज जैसी है ठीक है ना, क्यों कोई चेंज करना है। लैंग्वेज में चेंज करने का मतलब है हम लैंग्वेज को करप्ट कर रहे हैं। Linguistic purism or linguistic protectionism is the prescriptive practice of defining or recognizing one variety of language as being the purer or of intrinsically higher quality than other varieties। जो लोग लिंग्विस्टिक प्योरिज्म में बिलीव करते थे वो मानते थे कि लैंग्वेज की एक वैरायटी जो है वो प्योर है, यानी कि एक वैरायटी जो है वो हायर क्वालिटी की है, बेटर है बाकी सभी वैरायटीज से। अब किसी एक दो तीन लोगों के मानने से कि मैं इस लैंग्वेज को प्योर मानता हूँ, ये इस वैरायटी को प्योर मानता हूँ, तो ये प्योर लैंग्वेज है, ऐसा हो नहीं सकता। इसी पर्पस के लिए सोसाइटी बनाई गई अराउंड 1913, एसपीई, सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश। द सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1913, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन ने इसके सारे प्लान्स को डिले कर दिया। और जब तक कि वर्ल्ड वॉर वन की ट्रूस नहीं होगी, थोड़ी सी शांति नहीं आ गई, उसकी एक्टिविटीज़, इस सोसाइटी की एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हो पाई। Our original committee was composed of Henry Bradley, the distinguished philologist, Robert Bridges, the poet laureate, Sir Walter Raleigh, Oxford professor of English literature, and Logan Pearsall Smith, a well-known literary man. Moving spirit जो इसके थे, that was Robert Bridges. तो सोसाइटी ऑफ प्योर इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, और इसकी जगह ले ली इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंग्लिश ने 1922 में। 1922 में इंग्लैंड और अमेरिका के कुछ इंटेलेक्ट्स ने मिलकर सोचा कि इंग्लिश तो हम दोनों की ही लैंग्वेज है, तो अलग अलग क्यों चलना, कुछ ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे कि एक स्टैंडर्ड बन सके इंग्लिश का। A few years later, at a meeting of the Royal Society of Literature held in London, a number of English and American writers scholars agreed to form International Council for English to consider the problem of the common language of English speaking countries। अब ऐसी मोमेंट्स इंडिकेट करती हैं कि फॉर्मल एकेडमी का आइडिया में भी एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन सारी होप्स जो कि ऐसी होप्स थी कि इंग्लिश को एक स्टैंडर्डाइज वर्जन दिया जाए, वो होप्स कभी भी कम नहीं हुई। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के डायरेक्शन में काम होता रहा। कुछ जेंडर इश्यूज भी थे लैंग्वेज को लेकर। सिंस द 1970s, the efforts to eliminate sexism from English, though having met with resistance, have been more successful than most attempts at reform। तो इंग्लिश की एक बड़ी ट्रबल थी कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि सेक्सिज्म को प्रमोट करते थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते थे। Published works from just a few years earlier now seem oddly dated in the use of what is now seen as sexist language। हर टाइम ऐसा आता है ना कि हम सोचते हैं कि थोड़े टाइम पहले तो हम बड़े इजीली एक्सेप्ट किया करते थे इन चीज़ों को, अब क्यों नहीं करते। अब इसलिए नहीं करते क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ चुका है और वही चीज़ें जो कभी नॉर्मल लगा करती थी अब जेंडर बायस की कैटेगरी में आती हैं।
जेंडर इश्यूज देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर न्यूट्रल तो नहीं थी, अभी भी बहुत हद तक नहीं है, एपिसीन नहीं, यानी कि दोनों जेंडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो वर्ड्स में, ऐसा नहीं है। देखिए ये वर्ड सजेस्ट किए गए वंस अपॉन अ टाइम की ही और शी दोनों को हटाकर कंबाइन प्रोनाउन यूज कर लिया जाए, ही शी या हेस या हेम, और शे शेम शेयर ऐसे कोई प्रोनाउंस यूज किए जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये चेंजेस अभी हम नहीं देखते हैं। ही शी, ही हिज हिम शी हर ऐसे प्रोनाउंस ही हम लोग देखते हैं। और ओल्ड टाइम में हाय हेम हेयर जो कि काइंड ऑफ मेस्कुलिन प्रोनाउन था, उसको हटाकर प्लूरल के लिए दे देम देयर किया गया। दिस वाज ऑलरेडी ए पॉजिटिव थिंग। अब एक रिप्लेसमेंट देखिए, एमएस, मिस या मिसेस दोनों का रिप्लेसमेंट। मिस इज अ हैप्पी रिप्लेसमेंट इन मेनी कंटेक्स्ट फॉर द अनसर्टेनिटीज दैट ऑफन अटेंड अ चॉइस ऑफ मिस और मिसेस। मेल्स के लिए तो कभी ऐसा नहीं था कि मैरिड मेल के लिए अलग और अनमैरिड के लिए अलग, तो फीमेल्स के लिए ऐसा क्यों था? और बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि ओनली एमएस इज यूज्ड। पोएटेस, ऑथरेस, स्कल्प्ट्रेस ऐसे वर्ड्स को हटाकर धीरे धीरे पोएट्स, ऑथर्स, स्कल्प्टर्स ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं फैशन में। जॉब टाइटल्स में मैन वर्ड जैसे कि चेयरमैन हटाकर चेयरपर्सन वर्ड्स आ रहे हैं, तो दैट इज द इंडिकेशन कि जेंडर इश्यूज इन लिंग्विस्टिक धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। अब बात करेंगे डिक्शनरी की, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि काफ़ी पॉपुलर है आज भी, इसके एडिटर्स के आप लोग नाम लर्न कर लीजिए। हर्बर्ट कॉलरिज, फ्रेडरिक जेम्स फर्नवेल, सर जेम्स एच मरे, हेनरी ब्रैडले, सर विलियम ए क्रेग और सीटी अनियंस। 1857 में लंदन में फिलोलॉजिकल सोसाइटी की एक कमिटी की मीटिंग हुई, एंड committee was appointed to collect words not in the dictionaries with a view to publishing a supplement to them. कुछ ऐसे words जो कि डिक्शनरी में नहीं है उनको भी पब्लिश किया जाना चाहिए। The committee consisted of Herbert Coleridge, Dean Trench, whose little book English Past and Present and the Study of Work had shown his interest in word history. ये आपको याद रखना है, डीन ट्रेंच की कौन कौन सी बुक्स थी? इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये दो बुक्स थी जिसकी वजह से ऐसा पता चलता था कि इनको बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, राइट। एंड एफ जे फर्नवेल, द ग्रेट स्टूडेंट एंड इंस्पायरर ऑफ स्टूडेंट्स अर्ली इंग्लिश लिटरेचर। सो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं एफ जे फर्नवेल की किताबें भी। तो ये सभी नाम आप लोग याद कर लीजिए जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के क्रिएशन में। 1897 में विलियम ए क्रेज को बुलाया गया टू ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, एंड ही जॉइंड द स्टाफ एंड इन 1901 became a third editor of Oxford Dictionary. In 1914, Charles T. Onions, who had been working with Dr. Murray since 1895, was appointed the fourth member of the editorial staff. तो एडिटोरियल स्टाफ धीरे 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 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बढ़ता चला गया। डिक्शनरी का ओरिजिनल नाम था इंग्लिश डिक्शनरी, अ न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, एनईडी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। ऑल्दो इन 1895 द टाइटल द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, सिंपली ओईडी, was added and has since become the standard designation. कंप्लीट वर्क जो है इस डिक्शनरी का, दैट फिल्स 10 large volumes, occupies these many pages, 15,487 pages and 240,165 main words. 1895 तो आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी नाम दिया गया इसको, और 1933 में जितने भी पुराने एडिशंस थे वो कंप्लीटली रिप्लेस हो गए इसी नए नाम के साथ, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। फॉर्मर नेम को रिप्लेस कर दिया गया इन इट्स रीप्रिंटिंग एज 12 वॉल्यूम्स विद 1 वॉल्यूम सप्लीमेंट। एक वॉल्यूम सप्लीमेंट का आया और टोटल 12 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। मोर सप्लीमेंट्स केम ओवर till 1989 when the second edition was published, comprising 21728 pages in 20 volumes. अब देखते हैं ग्रामेटिकल टेंडेंसीज क्या रही 19th सेंचुरी में। सेवरल फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड एज गिविंग stability to English grammar, the printing press, popular education, improvement in travel and communication, social consciousness, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसने इंग्लिश को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर बेंचमार्क प्रोवाइड किया। अब बहुत कम चेंजेस होते थे ग्रामेटिकल फॉर्म्स में। देयर हैज बीन सम स्कूल मास्टरिंग ऑफ द लैंग्वेज, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू वर्ब
for you was in the singular occurs about 1820 लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव के केस में पहले whom को डिसरिगार्ड किया जाता था। आजकल हम बोलते हैं ना whom do you want, लेकिन पहले who do you want ही यूज किया जाता था and it was very tough to replace it, but now it has been। वर्ब एडवर्ब को कंबाइन करके भी नए फ्रेजेस बनने लगे, जैसे कि सेट आउट, गैदर अप, पुट ऑफ, ब्रिंग इन, मेड अप, इस तरीके के कॉम्बिनेशन वर्ड्स बनने लगे कंबाइनिंग वर्ब एंड एडवर्ब। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वर्ब एडवर्ब के कॉम्बिनेशन के, जैसे कि ब्रिंग अबाउट वी यूज टू कॉज और टू अकॉम्प्लिश, कैच ऑन वी यूज टू कॉम्प्रीहेंड, गिव आउट, कीप ऑन, पुट अप विद, होल्ड अप, ले ऑफ, टर्न ओवर, साइज अप, लेट अप, बिड इन, नॉक डाउन। ऑक्शंस में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं लास्ट थ्री, बिड अप, बिड इन एंड नॉक डाउन। लास्ट पॉइंट इज लिबरल क्रीड, जो कि कहता है नॉलेज मस्ट बी कपल्ड विद टॉलरेंस एंड स्पेशली टॉलरेंस टुवर्ड्स यूसेज दैट डिफर्स फ्रॉम आवर ओन। किसी लैंग्वेज में अलग यूसेजेस हो सकते हैं जो कि मे बी हम नहीं जानते। वी मस्ट अवॉइड थिंकिंग दैट देयर इज समवन रीजन where the best English is spoken, and particularly that the region is the one in which we ourselves live। कि किसी किसी रीजन में लैंग्वेज बेस्ट लेवल पर बोली जाती है या लिखी जाती है और वो रीजन हमारा ही है, ऐसा सोचना गलत है। वी मस्ट नॉट थिंक दैट द इंग्लिश ऑफ लंदन और ऑक्सफोर्ड और बॉस्टन और फिलाडेल्फिया इज द नॉर्म बाय विच ऑल अदर स्पीच must be judged, and that in whatever respects other speech differs from the norm, it is inferior। कोई speech inferior नहीं है। Good English is the usage, sometimes the divided usage of cultivated people in that part of English speaking world in which one happens to be। तो गुड इंग्लिश कहीं पर भी बोली जा सकती है। कोई भी इंग्लिश जो कि अच्छे तरीके से प्रोनाउंस की जा रही है, लिखी जा रही है, दैट कैन बी अ गुड स्टैंडर्ड। इट इज नॉट समथिंग कि एक पर्टिकुलर प्लेस, ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, लंदन, यहीं की इंग्लिश बेस्ट हो सकती है। तो चैप्टर 10 हमारा एंड होता है इसी नोट के साथ कि वी शुड रिस्पेक्ट द लैंग्वेज एक्चुअली। और नोट मेकिंग आप सबको करना ही है। नोट मेकिंग हर पॉइंट की करिए, जो भी आपको वीडियोस में कवर करवाया जा रहा है उनको अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करिए, देन यू विल बी बेनिफिटेड। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत बेनिफिट होगा आपको चैनल ज्वाइन करने का। डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं टू द पॉइंट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। कुछ क्वेश्चंस किसी किसी को लग सकते हैं कि ऑफ टॉपिक हैं, लेकिन ऑफ टॉपिक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके पर्टिकुलर लिटरेरी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है तो वो क्वेश्चन फोनेटिक्स से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, या वो क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स से या फिर किसी ना किसी लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड होगा। तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपको भी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी कोर्ट के, किसी भी राइटर के। आपको जो भी राइटर्स हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि शेक्सपियर है और बहुत सारे और राइटर्स हैं, तो उन राइटर्स में से भी, राइटर्स की लाइफ से कहीं से भी किसी भी कोर्ट का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उसी हिसाब से आपको सभी क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं ऑन दिस चैनल। तो चैनल को ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर अभी भी आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हार्डवर्क आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं। अगर आप लिटरेरी बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप अब प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी टफ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। बट यू नो ऑल द फिंगर्स कैन नेवर बी अलाइक, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन्स अटेम्प्ट्स। आपको ये सभी प्लेलिस्ट दी गई हैं, पोइट्री की, शॉर्ट स्टोरी की, प्लेज की, नॉवेल्स की, एसेज की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू की, फोनेटिक्स की। अब हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, 10 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इन सभी प्लेलिस्ट्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन साथ ही साथ आप कहीं से भी किसी भी तरीके की किसी भी रिसोर्स से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और अगर पॉसिबल है तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज़ के, प्लेज के, नॉवेल्स के, एसेज के। आई नो अब टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़े हैं ओरिजिनल टेक्स्ट तो वो हमेशा ही बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि किसी भी एक रिसोर्स पर कंप्लीटली रिलाय मत करिए, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने की हमेशा कोशिश करिए, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पैन दैट यू हैव।
टाइम है तो ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़िए और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियोस देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 की शुरुआत आखिर हो ही गई है, काफ़ी डिले हो गया था कुछ ऑक्यूपेशंस के वजह से, और बीच में हमने एमसीक्यूज और फोनेटिक्स भी स्टार्ट कर दिया था, तो इट इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल कि सबको बिल्कुल इक्वली कवर किया जाए। वन वीडियो इज मैक्सिमम दैट कैन बी पब्लिश्ड इन अ डे, 1 और 2 मैक्सिमम। कई बार मैं 2 वीडियोस भी पब्लिश कर देती हूँ एक ही दिन में, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारी और क्लासेस होती हैं, बहुत सारे और शेड्यूल्स हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वीडियोस पब्लिश नहीं हो पाते हैं। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम से पहले। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे चैप्टर 11 का।